बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुदैबिया पेपर मिल केस की असर-ए-नौ तहकीकात का बड़े ही ज़ोरों शोर के साथ चर्चा किया जा रहा है और इस मामले पर नाज़रीन कानूनी माहिरीन ने अपनी राय का इजहार भी किया है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कवानीन के तहत हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का और असर-ए-नौ तहकीकात करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीकाकार नाज़रीन क्या है और वो कितना आसान है और वो कौन सा इदारा है जो हुदैबिया पेपर मिल केस को असर-ए-नौ खोलने का, असर-ए-नौ तहकीकात करने की इजाज़त दे सकता है। आज की इस वीडियो में इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले एक और अहम खबर आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो खबर नाज़रीन ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इलाज के बहाने दरअसल लंदन क्या करने जा रहे थे, क्या लेने जा रहे थे, शहबाज शरीफ का खुफिया प्लान क्या था, खुफिया मंसूबा क्या था और हुकूमत ने किस खदशे के बुनियाद पर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी को रोका है। इस खबर की डिटेल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस खबर के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि कोट लखपत जेल से रिहाई मिलने के बाद, यानी लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत एक्सेप्ट होने के बाद शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि रिहा होने के बाद शहबाज शरीफ ने लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ अहम मुलाकातें की। इन मुलाकातों के हवाले से ज़राए का ये बताना है कि कुछ मुलाकातें शहबाज शरीफ की ऐसी थी जिन्हें ओपन रखा गया था। मीडिया के ऊपर उन मुलाकातों को मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट किया गया और उन मुलाकातों को मीडिया से छुपाने के हवाले से किसी किस्म की कोशिश या तगोदो नहीं की गई। लेकिन ज़राए नाज़रीन ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ की लाहौर और इस्लामाबाद में कुछ ऐसी मुलाकातें भी हुई जिन्हें खुफिया रखा गया। इन खुफिया मुलाकातों के हवाले से नाज़रीन ज़राए का ये बताना है कि शहबाज शरीफ की ये खुफिया मुलाकातें बाअसर हलकों के साथ हुई, ताकतवर हलकों के साथ हुई और इन खुफिया मुलाकातों में दोनों जानिब से यानी शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों ने इन मुलाकातों को खुफिया रखने पर इत्तफाक किया। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इन खुफिया मुलाकातों में मफाहमत के मामलात के ऊपर गौर किया गया, मफाहमत के मामलात के ऊपर बातचीत की गई। ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि इन खुफिया मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ ने बाकायदा कैलकुलेटेड मूव के तहत लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया ताकि उन्हें लंदन जाने की, इलाज के नाम के ऊपर लंदन जाने की इजाज़त मिल सके। कैलकुलेटेड मूव के हवाले से नाज़रीन ज़राए का ये बताना है कि शहबाज शरीफ ने 6 मई को यह दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए दायर की थी कि 6 मई को दरख्वास्त दायर करेंगे, 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करके उनके हक में फ़ैसला सुना देगी। तो उसके आगे हुकूमत के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को, लंदन जाने की जो इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट मुमकिना तौर पे दे देगी, इस फैसले को हुकूमत जो है किसी भी आला फोरम के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकेगी, क्योंकि 7 मई से लेकर 16 मई तक जो है वो दफातर बंद रहने थे। ईद की तातीलात का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा चुका था। तो ज़रा ये बताते हैं कि कैलकुलेटेड मूव के तहत शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से लंदन जाने के लिए रजू किया था। लेकिन नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि मफाहमत की सियासत के हवाले से जाने जाते हैं, मफाहमत की सियासत के हवाले से शोहरत भी रखते हैं, जेल से रिहा होने के बाद शहबाज शरीफ ने एक कोशिश तो ये की है कि पीडीएम से जिन सियासी जमातों ने डिस्टेंस अख्तियार किया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी शामिल थी, इन दोनों सियासी जमातों को दोबारा से इत्तेहाद में लाने के हवाले से, इत्तेहाद में शामिल करने के हवाले से शहबाज शरीफ ने अपनी खुफिया कोशिशें की हैं, मफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाया है। लेकिन दूसरी जो बात बताई गई है कि रिहाई मिलने के बाद शहबाज शरीफ का लंदन जाने का मकसद ये था, खुफिया मुलाकातों का मकसद ये था कि शहबाज शरीफ लंदन में जाके अपने भाई नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश करेंगे। इलाज तो अपना कराएंगे ही, ज़रा ये बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका मेन मकसद ये है कि लंदन जाके वो अपने भाई नवाज शरीफ को इस बात पर कायल करेंगे, इस बात पर रजामंद करेंगे कि अब तक अपोजिशन की जानिब से ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की जानिब से जो मुज़ाहमत की सियासत की गई है, मुज़म्मत नहीं मुज़ाहमत की सियासत की गई है, इसका अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नवाज़ को और शरीफ ख़ानदान को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि उल्टा नुकसान ही हुआ है। बल्कि इस मुज़ाहमत की सियासत की वजह से जो इत्तेहाद है उसमें टूट फूट आई, उसमें दरारें पैदा हुई। तो ज़रा ये भी बताते हैं कि लंदन जाने का एक तो मकसद नवाज शरीफ को इस बात के ऊपर राज़ी करना था कि अब हमें मुज़ाहमत की सियासत की बजाय मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक एतमाद लाई जाए,
اس के ऊपर ज़रा बताते हैं कि वो कायल करने के लिए, नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए लंदन जा रहे थे, और ये तजवीज़ भी उन्होंने नवाज शरीफ को पेश करनी थी कि अगर नवाज शरीफ तहरीक एतमाद के ऊपर राज़ी हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को ये भी बताना था कि तहरीक एतमाद अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद जो है गेम मुकम्मल तौर पे अपोजिशन के हाथ में होगी। अपोजिशन चाहे तो बाकी के जो 2-2.5 साल हैं वो हुकूमत कर सकती है, लेकिन अगर अपोजिशन चाहे तो असम्बलियों को, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को तहरीर करके नए इंतखाबात का रास्ता भी तलाश किया जा सकता है। तो ये वो खुफिया प्लान था, खुफिया मनसूबा था, जिसको लेकर इलाज के साथ साथ शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाना चाह रहे थे, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म इमरान खान को वफाकी हुकूमत को मौसूल हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोका है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जब तक अपोजिशन खास तौर पर मुस्लिम नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाहमत की सियासत करते हैं तो उसका हुकूमत को फ़ायदा होता है, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब मुज़ाहमत की सियासत करते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज और रियासती इदारों के, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान के नाम लेते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान अगर किसी जगह पर इख्तलाफात मौजूद भी हों तो इस मुज़ाहमत की सियासत की वजह से, या जो टारगेट करते हैं मुस्लिम नवाज के लोग, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, दीगर जो लोग टारगेट करते हैं रियासती इदारों के, उनके सरबराहान को, तो इसका फ़ायदा हुकूमत को ये पहुँचता है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो फासले होते हैं, अगर इख्तलाफात भी हों वो कम हो जाते हैं और ये दोनों हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है एक पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर शहबाज शरीफ लंदन चले जाते हैं और वो अपनी मफाहमत की सियासत में कामयाब हो जाते हैं तो इसका हुकूमत को उल्टा नुकसान होगा, और मफाहमत की सियासत को लेकर आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़रा ये बताते हैं कि इस खदशे के पेश नज़र शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोका गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में होने जा रही है। चंद रोज़ पहले जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह बताया गया कि हमने 3 साल 2.5 साल तो हुकूमत कर ली है, लेकिन अब बाकी के 2.5 सालों में हमने रिफॉर्म्स की हुकूमत करनी है, हमने इस्लाहात लेकर आनी है, जो टेम्परेचर है, जो सियासी टेम्परेचर है उसे नीचे लाएंगे और अपोजिशन के साथ मिलकर जो इस्लाहात का, रिफॉर्म का जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। लेकिन ये जो हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल केस को खोलने का फैसला किया है और शहबाज शरीफ को रोका है, इससे बज़ाहिर ये लगता है कि जो हुकूमत टेम्परेचर को नीचे लाना चाह रही थी, शौकत तरीन लाना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आए, और जो वो मंसूबे लेकर आ रहे थे पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से, पाकिस्तान की शरह नमो को 6% ले जाने के हवाले से, 40 लाख नौकरियाँ पैदा करने के हवाले से, उसमें लगता है कि अगर सियासी इस्तेहकाम ना आया तो बहुत सारे मसाइल जो है वो शौकत तरीन को और वफाकी हुकूमत को फेस करना पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल दूसरी खबर पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि वो कौन सा एक तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि एतजाज़ अहसन साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग लड़ाई करते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इस केस को ओपन किया जा सकता है, फिर इसकी तहकीकात कर सकती है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, हालांकि उस वीडियो में मैंने ना इमरान खान के फैसले को मैंने मुखालफत की, ना नून लीग की, ना शरीफ ख़ानदान की मैंने हमायत की, कुछ फैक्चुअल चीज़ें मैंने बयान की, लेकिन जिस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया, सवालात उठाए गए, मैं तमाम उन इख्तलाफात करने वाले अपने नाजरीन के साथ जो है वो उनका एहतराम करता हूँ, उनकी राय का एहतराम करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको तस्लीम करें, लेकिन आप डिसएग्री करें, लेकिन वो अच्छे तरीके के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ। लेकिन फिर भी मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैं जिस जगह के ऊपर आज मौजूद हूँ आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से, आप लोगों की मेहरबानी की वजह से मौजूद हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है मैं उसे सही बना के आप लोगों के सामने पेश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करूँ ताकि मेरे 4 पैसे बन जाएँ। मुझे नाजरीन, मैं अल्लाह को हाजिर नाजरों को कह रहा हूँ कि मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं, अल्लाह ताला का दिया हो सब कुछ है, इसलिए सच और हक की बात करने की कोशिश करता हूँ, चाहे उससे कोई खुश होता है, कोई नाराज़ होता है, लेकिन मेरा काम जो है वो आपको सच बयान करना है। उससे कोई अगर नाराज़ होता है तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। एतजाज़ अहसन साहब का नाज़रीन कहना यह है हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से, असल बात पर भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेरे साथ इंतज़ार करना होगा, मेरी इन बातों को सुनना होगा। अगर मैं आपके कमेंट सुन के बर्दाश्त करता हूँ, मुझे बर्दाश्त भी करना चाहिए, तो मेरी बात भी आप जो है वो हौसले के साथ जो है वो सुना करें, सब्र और तहम्मुल के साथ सुना करें। नाज़रीन ये बताते हैं अपना एतजाज़ अहसन के, उन्होंने कहा है एतजाज़ अहसन ने कि बुनियादी तौर पर अब ये हो सकता है कि इस तरह से हाँ दोबारा से हाँ
एक इंटरव्यू में मारूफ कानूनदान एतजाज़ हसन का कहना था कि हुदैबिया केस को सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म नहीं किया जा सकता कि वक्त बहुत गुजर गया है, अब सज़ा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर अब यह हो सकता है कि पूरा केस इस तरह का केस बनाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंतहाई एहतराम के साथ डिस्कस करके DGFI को कहा जाए कि वो इस मामले को परसू करे, और अगर कोई नए शवाहद निकल आए तो कोई नई TT निकल आए तो फिर तो बहुत अच्छा या सहूलत पैदा हो जाएगी। ये कहा गया है एतजाज़ हसन की जानिब से। लेकिन असल जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि इस बुनियाद के ऊपर केस को ख़त्म नहीं किया जा सकता कि बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। और कुछ लोगों की राय ये भी है कि जो फौजदारी मुकदमात हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, कभी भी अगर नए शवाहिद सामने आ जाते हैं तो उस पर दोबारा से तहकीकात का आगाज़ हो सकता है, उन केसेस को खोला जा सकता है। तो नाज़रीन, ये जो दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं एतजाज़ हसन का, और जो दूसरा है कि फौजदारी मुकदमात बंद नहीं हो सकते, ये बिल्कुल दुरुस्त है। फौजदारी मुकदमात बंद नहीं हो सकते, लेकिन उसे भी मशरूत किया गया है कुछ चीज़ों के साथ। मैं 11 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बड़े बड़े केसेस को भी रिपोर्ट किया है, कानूनी आइनी केसेस को भी रिपोर्ट किया है, बैठ के अदालत में आइनी और कानूनी दलाइल भी सुने हैं, जजेस के रिमार्क्स भी सुने हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की समझ 11 सालों में आ जाती है। वकील बनने के लिए आपको 3 से 4 साल का अरसा चाहिए होता है। लेकिन बहरहाल एतजाज़ हसन और जो दूसरा पॉइंट है इसका मकसद ये है कि फौजदारी वो मुकदमात, यानी अगर थाने में किसी के खिलाफ कंप्लेंट है, उसकी तहकीकात चल रही है, कोई शवाहिद नहीं मिला, उस केस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कोई नए शवाहिद आ जाते हैं तो दोबारा से उस बंद किए गए केस को ओपन किया जा सकता है। यही मामला FIA में भी हो सकता है, ये मामला नैब में भी हो सकता है कि नैब अगर किसी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात करता है लेकिन शवाहिद नहीं मिलते, उस केस को बंद कर दिया जाता है, लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद उसी शख्स के खिलाफ मजीद शवाहिद आ जाते हैं तो फिर उस केस को दोबारा से ओपन किया जा सकता है। कानून और आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, माजरत करूंगा लेकिन मुझे ये बताना है, ये हकीकत है, ये सच है, लेकिन एक तरीकाकार मौजूद है कि हुदैबिया पेपर मिल केस को एक तरीके से खोला जा सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर किसी भी केस को जिस पर, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्या था कि आप इस केस को बंद कर दें, दोबारा से तहकीकात नहीं कर सकते, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को इंडोर्स कर दिया, उस फैसले पर नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो बरकरार है कि नैब इस मामले के ऊपर असर नौ नई तहकीकात नहीं कर सकता, इस मामले को बंद कर दिया गया है। लेकिन खोला कैसे जा सकता है? खोला इस केस को नाज़रीन इस तरह से जा सकता है, जो एक तरीका मैंने आप नाज़रीन को बताया है, वो तरीकाकार नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को दोबारा से रिविजिट करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर रिविजिट करने के लिए सो मोटो एक्शन ले, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कर लेती है तो तभी जाके हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से रिविजिट किया जा सकता है, दोबारा से इस मामले का जायज़ा लिया जा सकता है कि आया कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इस केस को बंद करने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब की अपीलों को मुस्तरद करने के हवाले से दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था। तो ये अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है तो आइन के आर्टिकल 189 के तहत मुल्क के जितने भी रियासती इदारे हैं, इंतजामी इदारे हैं, वो बंद हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हर हाल में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट नाजरीन सबसे बालातर इदारा है पाकिस्तान का, मासवाए पार्लियामेंट के, लेकिन पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकती। और अगर आप शायरा दस्तूर पर जाएं तो आप देखेंगे, वाज़े आपको फ़र्क नज़र आएगा कि पार्लियामेंट का जो इदारा है और उसके साथ जो वज़ीर आज़म ऑफिस है वो आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमारत को ऊंचा बनाया गया है। इन बड़ी वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट की इमारतों से ऊंचा रखा गया है ताकि इंसाफ की ये इमारत जो है वो सबसे बुलंद हो, इसके ऊपर किसी किस्म का रियासती इदारों का, इंतज़ामी इदारों का किसी किस्म का असर और रसूख ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इस फैसले को रिविजिट कर सकती है, लेकिन रिविजिट करने के लिए भी तरीकाकार ये होगा कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा आए जिसमें ये दलील दी जाए, जिसमें बताया जाए कि जो हुदैबिया पेपर मिल केस में जो फैसला हुआ था उसमें कानूनी सुकून मौजूद है, गैर कानूनी फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इत्मीनान कर ले उस दलील के ऊपर कि वाकई सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर रिविजिट कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है हुदैबिया पेपर मिल केस को रिविजिट करने के हवाले से। लेकिन अगर दरख्वास्त भी दायर की जाए तो इस पर भी अदालत को मुतमिन करना होगा कि इसमें क्या ऐसा नया आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसे क्या नकाइस मौजूद हैं आइनी और कानूनी तौर पर माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ऐसे क्या एरर्स मौजूद हैं जिस पर अदालत जो है इस फैसले के ऊपर रिविजिट करे। लेकिन ये मरला तो है, एक तरीकाकार तो है, लेकिन मुश्किल मरला है। इस मामले को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने
हुकूमत एजिटेट कर सकती है, हुकूमत अदालत को मुतमिन कर सकती है। ये अब हुकूमत का अपनी हुकमत अमली हो सकती है, हुकूमत की अपनी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन तरीक़ाकार ये है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन कल की वीडियो से जिन लोगों ने इख्तलाफ किया है, मैं उनका एहतराम करते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी यहाँ पर है। जो मैंने ये कहा था कि इस एक तरीक़ाकार के मुताबिक इस केस को ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हुकूमत ओपन कर भी ले तो मैंने दूसरा ऑप्शन ये दिया था कि अगर हुदैबिया पेपर मिल केस ओपन हो गया, पहला ऑप्शन ये था कि ओपन नहीं हो सकता मासवाए हुकूमत अगर अपना सुप्रीम कोर्ट अगर रीविजिट कर ले, लेकिन अगर रीविजिट के बगैर हुकूमत इस केस को ओपन कर लेती है तो ये फ्लड गेट जो है खोलने के मुताबिक होगा। इसके बाद फिर कौन कौन से केसेस जो है वो खोले जाएंगे, दोबारा से उनकी तहकीकात होंगी, ये एक नया फ्लड गेट खुल जाएगा। आप नाज़रीन मेरे साथ रहें। मैं आप नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ कि अगर मैंने आपकी दिल आज़ारी की है, लेकिन मकसद मेरा आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था। हक़ाइक़ और कानूनी जो मामलात हैं वो आप नाज़रीन के सामने पेश करना था, लेकिन मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि इस केस के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है और इस केस का क्या मंतकी नतीजा निकलता है। लेकिन बहरहाल अगर मैं गलत हुआ तो बड़े खुले दिल के साथ आप नाज़रीन से माज़रत भी करूँगा, माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।